हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का। आज हम लोग देखेंगे बाल विकास के सिद्धांत एवं अवस्थाएं जो दिया गया है रिलेट करके राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, NCFFS और NCFSE। इसे पढ़ना है, यानी कि जो आप ये देख रहे हैं ये तमाम चीज़ें नियम जो है कैरिकुलम हो गया, शिक्षा नीति हो गया, उसके संदर्भ में ये बात करना है आपको कि बाल विकास को लेकर ये क्या कहते हैं और जनरल संदर्भ में भी कि बाल विकास क्या होता है, इसका सिद्धांत क्या है, प्रिंसिपल, और इसके अवस्थाएं क्या है, ये पूरा डिटेल में हम लोग समझेंगे। आइए देखते हैं। तो बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे, ये सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा, ध्यान से दे सकते हैं जो भी टीचिंग एग्जाम हो। सबसे पहले समझेंगे कि बाल विकास का अर्थ क्या है। तो आप लोग जो है वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जहाँ तक भी संभव हो आपसे वहाँ तक शेयर कीजिए। तो बात करेंगे सबसे पहले कि विकास क्या होता है, तब तो हम बाल विकास पर पहुँचेंगे और उनकी सिद्धांत पर पहुँचेंगे, उनकी अवस्थाओं पर पहुँचेंगे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर बात करेंगे, राष्ट्रीय करिकुलम को लेकर बात करेंगे, तो तमाम चीज़ें होंगी। अभी सबसे पहले समझेंगे कि विकास क्या है आखिरकार। तो विकास की हम बात करते हैं तो आप एक बालक को देखते हैं, कोई भी व्यक्ति को देखते हैं तो क्या होता है, उसके अंदर आप परिवर्तन साफ आपको नजर आएगा। उसके अंदर सभी परिवर्तन होते रहते हैं, चाहे उसका शारीरिक परिवर्तन हो, छोटा बालक है तो हाइट वेट इत्यादि बढ़ते रहता है, चाहे उसका मानसिक परिवर्तन हो, चाहे भाषाई परिवर्तन हो, यानी कि वो बोलना, लिखना, पढ़ना, सुनना, दूसरे से बात करना, सही गलत क्या है, ये तमाम चीज़ों के उसके अंदर धीरे धीरे परिवर्तन होते रहते हैं, ये ध्यान रखना है। तो हम ये चीज़ कह सकते हैं कि विकास क्या है, किसी भी व्यक्ति के अंदर होने वाले तमाम परिवर्तनों को हम लोग डेवलपमेंट कहते हैं। जैसे विकास व्यक्ति में जन्म से लेकर जीवन भर होने वाले शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, जो है संज्ञानात्मक, भाषायिक और संवेगात्मक, नैतिकता की जो है क्रमिक परिवर्तन को हम लोग कहते हैं विकास। यानी ये कैसा हो रहा है, कोई भी व्यक्ति के अंदर अगर हम लोग देखें, चाहे वो छोटा बालक हो चाहे एक बूढ़ा आदमी हो, दोनों के अंदर कुछ न कुछ परिवर्तन आपको नज़र आते हुए दिखेंगे, चेंजेज नज़र दिखेंगे। एक वृद्ध व्यक्ति भी हो, वो कुछ न कुछ चीज़ें समाज से सीखते रहते हैं, और एक छोटा बालक हो वो भी कुछ न कुछ चीज़ को सीख रहा है। तो विकास भी आपको क्या हो गया, जो है जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। यानी कैसी प्रक्रिया हो गई, सतत हो गई, कंटिन्यूअस हो गई, ध्यान रखना है। तो ये क्या है, जीवन भर चल रही तो कंटिन्यूअस हो गई, जन्म से मृत्यु तक चल रही है। और एक बात और जानिए कि ये क्रमिक होता है। आप किसी भी जो है छोटे बालक को देखते हैं तो पहले वो बैठना सीखेगा, फिर खड़ा होगा, फिर क्या करेगा, चलने लगेगा। ये यूनिवर्सल है, सभी बालक जो है इसी क्रम को फॉलो करेंगे, भले ही उनका गति अलग हो सकता है कोई बालक जल्दी चलने लगे, किसी को समय लगे, तो ये अलग चीज़ है, लेकिन इसी क्रम को फॉलो किया जाएगा और ये संगठित प्रक्रिया है। तो ये जब हमने समझ रखा है तो उदाहरणों के साथ भी इसे क्लियर करेंगे। एक बच्चा पहले केवल ध्वनियाँ निकालता है, ठीक बात है, केवल कुछ कुछ बोलता है, फिर शब्द बोलने लगता है, फिर छोटे वाक्य बोलने लगता है, फिर अपने तर्क के साथ जो है समझाने लगता है। तो ये किस तरह की बात हो रही है, ये बात हो रही है आपको जो है यहाँ पर सरल से कठिन की ओर जा रहा है। डेवलपमेंट हमेशा क्या होता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। यह केवल बुद्धि नहीं बल्कि समग्र विकास है, ये ध्यान रखना है। बालक जो है क्या है, ये बुद्धि पर चर्चा नहीं है, उसके समग्र विकास पर चर्चा है। अगला अब हम लोग देखेंगे बुद्धि और जो है विकास में अंतर थोड़ा समझ लेंगे, ये इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर आपसे यहाँ से कभी कभार क्वेश्चन आ जाते हैं तो इसे देख लेना ज़रूरी है। जैसे आप किसी बालक को देखते हैं, चाहे अपने आप को देखते होंगे छोटे में, तो क्या है कि आपके शारीरिक परिवर्तन होते हैं। जैसे आपका हाइट बढ़ रहा है, वेट बढ़ जा रहा है, आपका मांसपेशियाँ चौड़े जो है मजबूत हो रहे हैं, तो ये सब क्या हो रही है, आपका जो फिजिकल चेंजेज है उसी को हम लोग ग्रोथ कहते हैं। सामान्यतः ये बात है सीधा सीधी, यानी कि ग्रोथ को हम क्या कर सकते हैं, आसानी से नाप तोल कर सकते हैं।
खड़ा कराएं आपको और फीता से नाप दिए कि आपकी लंबाई कितनी है, तो ये क्या है, आसानी से तो हम नाप सकते हैं। लेकिन अगर यही बात हम आपसे कहें कि आपके अंदर नैतिक विकास कितनी हुई है, चाहे भाषायिक विकास कितनी हुई है, तो उसे हम क्या किसी चीज़ से नाप सकते हैं? कोई फीता है ऐसा? नहीं है। तो डेवलपमेंट जो है आपको एक तरह से मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों परिवर्तन है, क्योंकि ये ग्रोथ आप देख रहे हैं, ये डेवलपमेंट का ही एक छोटा सा पार्ट है, ये वो हाथ है उसका, ये सीधा समझिए। यहाँ पर ये डेवलपमेंट एक बड़ा डब्बा हम बना देते हैं, छोटा डब्बा में इसमें ग्रोथ रखते हैं। तो समझिए बातों को। हम अगर आपसे प्रश्न यहाँ पर बनाएं एक कि क्या सभी वृद्धि विकास हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि जितने भी वृद्धि है वो क्या हो रहे हैं, डेवलपमेंट के अंदर आ रहे हैं। लेकिन इसी प्रश्न को मैं अगर दूसरी तरह से मोड़ दूं और आपसे बोलूं क्या सभी विकास वृद्धि हो सकते हैं? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि वृद्धि केवल जो है आपको शारीरिक परिवर्तन है। हाँ, कुछ विकास जो है वृद्धि जरूर हो सकते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। तो ये बात जब आपने समझा तो आगे चलते हैं, चीज़ें और क्लियर कर देते हैं। वृद्धि का अर्थ है शरीर के आकार, लंबाई, वजन, ऊंचाई आदि में होने वाला मात्रात्मक जो है बढ़ोतरी, जिसे हम माप तोल कर सकते हैं। जैसे बच्चे की लंबाई पहले 100 सेंटीमीटर से बढ़कर 110 सेंटीमीटर हो गई, ये ग्रोथ है। वहीं पर डेवलपमेंट को जब हम बात करते हैं तो इसके अंदर आपका शारीरिक परिवर्तन, मानसिक परिवर्तन, भावनात्मक, भाषायिक, सामाजिक, नैतिक सभी पक्षों में जो है क्रमिक एवं जो है गुणात्मक और मात्रात्मक। गुणात्मक क्या हो गया आपका, जो है जैसे भाषायिक विकास गुणात्मक हो गया, आपका मात्रात्मक शारीरिक विकास जिसे माप तोल सकते हैं। तो ये दोनों पक्ष शामिल होते हैं, तो विकास कैसी प्रक्रिया हो गई, व्यापक हुई, क्योंकि इसमें बहुत सारे चीज़ हैं। ये इम्पोर्टेंट बात हुई, तो अब उदाहरण से क्लियर कर देते हैं। बच्चा केवल बड़ा नहीं होता, बल्कि उसके बोलने, तर्क करने, समस्या हल करने और दूसरों के साथ सहयोग करना और अपनी भावनाओं को नियंत्रण करना भी सीखता है। मुख्य अंतर बात करें तो वृद्धि मुख्यतः मात्रात्मक परिवर्तन है और विकास आपको मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों तरह के परिवर्तन नजर आते हैं। तो ये बात हो गई है। अब आता है थोड़ा हम समझेंगे वृद्धि को लेकर। वृद्धि जो है आपका शरीर के आकार और आयाम में बढ़ोतरी, उसकी भुजा डायमेंशन में, तो वो वृद्धि हो गई। विकास संपूर्ण व्यक्तित्व में परिवर्तन विकास है। वृद्धि जो है अपेक्षाकृत अधिक मापनीय है और विकास जो है व्यापक और बहुआयामी है। समझिए बातों को। एक टर्म आया है बहुआयामी, अभी सिद्धांत में भी हम चर्चा करेंगे। बहुआयामी के मतलब उसके बड़ी मानी हाथ है, मल्टी डायमेंशनल है। मल्टी डायमेंशनल कहने का मतलब कि विकास के अंदर बहुत सारे आयाम हैं, उसके बहुत सारे हाथ हैं। ये शारीरिक विकास, ये मानसिक विकास, ये भावनात्मक विकास, ये संवेगात्मक विकास, ये नैतिक विकास, ये भाषाई विकास, तो ये सब क्या है, इसके हाथ हैं। तो इसके डायमेंशन है, बहुआयामी हो गया। वृद्धि विकास का एक हिस्सा हो सकता है, अब विकास वृद्धि से अधिक व्यापक है, तो ये इम्पोर्टेंट हो गया। ग्रोथ इज क्वांटिटेटिव एंड डेवलपमेंट इज क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव दोनों। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अब बात हम करेंगे बाल विकास के प्रमुख क्षेत्र। क्षेत्र के मतलब जैसे कि उसके अंदर आने वाले तमाम चीज़, ठीक है। क्षेत्र वही ना होता है, जैसे मैं यहाँ पर एक बाउंड्री दे दूँ, ठीक है, और ये कह दूँ कि ये आपका क्षेत्र है, आपका इलाका है, तो इसके ये बाउंड्री के अंदर जो जो भी चीज़ें आ रही है वो सब आपसे रिलेट करेगी। क्षेत्र का मतलब यही तो होता है। तो बाल विकास के प्रमुख क्षेत्र को समझते हैं क्या है। बाल विकास को केवल शारीरिक विकास मानना गलत होगा, क्योंकि शारीरिक विकास तो ग्रोथ है, अभी हमने पढ़ाया। बाल विकास के क्षेत्र यानी उसके अंदर आने वाले चीज़ें, ये देखिए ये पूरा बाल विकास हो गया, इसका एरिया है, इसके अंदर उसका शारीरिक परिवर्तन आएगा, मानसिक, भावनात्मक, संवेगात्मक, भाषायिक, नैतिक, संवेगात्मक सभी चीज़ें हैं। तो पहला क्षेत्र है इसका बाल विकास का जो है शारीरिक परिवर्तन।
आपके जो है शरीर, मांसपेशियाँ, ऊंचाई, वजन, मोटाई, जो है मोटर कौशल में परिवर्तन आपको शारीरिक विकास है, जैसे बच्चा बैठना, चलना, दौड़ना सीखता है। दूसरा है संवेगात्मक विकास। संवेग का मतलब क्या है? संवेग का मतलब क्या है? आपका जो है सोचने, संवेगात्मक नहीं है, यहाँ पर संज्ञानात्मक है। संज्ञानात्मक मतलब जो भी चीज़ आप अपने दिमाग से कर रहे हैं, जैसे सोचने, समझने, तर्क करने, समस्या हल करने और निर्णय लेने की क्षमता, आपको जो है ये क्षमता में परिवर्तन, उसमें विकास संज्ञानात्मक विकास है। जैसे बच्चा समझता है कि 5 वस्तुएं में दो जोड़ने पर 7 होता है, तो ये किस तरह का डेवलपमेंट हो रहा है? संवेगात्मक। अगला आता है भाषायिक विकास, जिसमें बालक क्या करता है? सुनना, बोलना, भाषा के ये 4 कौशल है, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, तो लैंग्वेज स्किल है ये। इसमें जब बालक के परिवर्तन आ रहा है, इसमें चेंजेज आ रहे हैं, तो इसे हम भाषायिक विकास कहेंगे। अगला है सामाजिक विकास। ये सब क्या है? डेवलपमेंट का क्षेत्र है। सामाजिक विकास में क्या होता है? दूसरों के साथ संबंध बनाना, सहयोग करना और सामाजिक नियम समझना सामाजिक विकास है। अगला आता है संवेगात्मक विकास। यही चीज़ बोला गया था उस समय। तो संवेगात्मक, संवेग का मतलब क्या है? आपका भावना, ठीक है। भावना क्या चीज़ हो सकता है? आपका खुशी, गुस्सा, जो है हंसी, तमाम चीज़ें भावना ही तो है। तब क्या होता है? जब बालक क्या करता है कि कहाँ पर गुस्सा करना है, कहाँ पर नहीं करना है, ये तमाम चीज़ें, कहाँ खुश होना है, कितना होना है, उस हिसाब से उसके अंदर परिवर्तन होते हैं, चेंजेज आते हैं, तो उसे हम भावना जो है यहाँ पर संवेगात्मक विकास कहते हैं, यानी भावनाओं को पहचानना, व्यक्त करना और नियंत्रण करना। उसी तरह आता है नैतिक विकास। नैतिक में क्या है कि आप सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं, आपका जिम्मेवारी क्या है, नैतिक नियमों को समझ रहे हैं या नहीं, तो ये एक तरह का नैतिक विकास है। अब हम आगे बात करेंगे बाल विकास के प्रमुख सिद्धांत को समझेंगे, यहाँ पर प्रिंसिपल को, यानी कि बालक के विकास कैसे होता है, इसको लेकर अलग अलग जो है यहाँ पर प्रिंसिपल और सिद्धांत हैं। आइए समझते हैं। आयु वर्ग के अनुसार बालकों को बांटा गया है और उसके डेवलपमेंट को दर्शाया गया है कि बालक का कैसे विकास होता है। पहला है निरंतरता का विकास। अगर हम लोग बात करें तो ये है विकास कैसी प्रक्रिया है? निरंतर प्रक्रिया है। सब चीज़ हम पहले बता चुके हैं, उसी को दोहरा रहे हैं यहाँ पर। विकास कैसी प्रक्रिया है? निरंतर प्रक्रिया है, यानी विकास अचानक नहीं होता, एक बैग नहीं होता है, बल्कि वह धीरे धीरे चलते रहता है, धीरे धीरे आपके अंदर परिवर्तन होते रहते हैं। क्या आपने एक बैग बोलना सीख लिया? नहीं सीखा, वो धीरे धीरे प्रोसेस हुआ। पहले कुछ बोले, शब्द को समझे, वाक्य बनाए, फिर छोटे शब्दों को बोले, फिर तर्क करने लगे, फिर अमूर्त चिंतन करने लगे। तो कैसा हो रहा है? ये धीरे धीरे हो रहा। तो बेहतर बात है, ये धीरे होना भी चाहिए। उदाहरण में भाषा सीखना एक दिन में नहीं होता। बच्चा सुनता है, ध्वनियाँ निकालता है, शब्द बोलता है, वाक्य बनाता है, तो ये इम्पोर्टेंट। दूसरा है एक क्रम में होता है। हमने पहले बताया कि बालक बैठेगा, खड़ा होगा, चलेगा, दौड़ेगा, तो ये एक क्रम को फॉलो कर रहा है। विकास जो है सामान्यतः एक निश्चित क्रम को फॉलो करता है। बच्चा पहले बैठना सीखता है, फिर खड़ा होता है, फिर चलता है, लेकिन हर एक बच्चा की गति समान नहीं होगी। आगे के चैप्टरों में मैं पढ़ा ही चुका हूँ ऐसे, तो आप उसे देखिएगा। हर एक बच्चा, ये जो है स्पेशल टॉपिक में शामिल किया गया है, व्यक्तिगत भिन्नता शिक्षार्थियों के बीच, यानी जो लर्नर है, जो विद्यार्थी है, चाहे जो भी व्यक्ति हो, उनके अंदर व्यक्तिगत भिन्नताएं होती है। आप देखते होंगे कोई बालक जल्दी चलने लगा, कोई जल्दी बोलने लगा, तो ये क्यों हो रही है? ये व्यक्तिगत भिन्नता के ही कारण हो रही है। व्यक्तिगत भिन्नता क्यों आती है? आनुवंशिकता और वातावरण के कारण हो सकती है। अगला है विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। बिल्कुल, बच्चा पहले सामान्य कार्य करेगा, फिर धीरे धीरे जो है विशिष्ट कार्य करेगा। जैसे हम बालक को, छोटे बच्चे को पेन पकड़ाते हैं, तो पूरा हाथ से पेन पकड़ेगा, पूरा मुट्ठा मुनेगा और पेन को पकड़ेगा, गोल गोल बनाएगा। लेकिन वही बालक जैसे जैसे उसके अंदर मैच्योरेशन आता है, परिपक्वता आता है, तो बालक क्या करता है? अपने अंगुलियों पर कंट्रोल करना सीखेगा, तो सामान्य से विशिष्ट काम कर रहा है।
बस इतनी सी बात है। अगला है विकास सरल से जटिल की ओर होता है। पहले बालक सरल कौशल सीखता है, फिर जटिल कौशल सीखता है। तो ये सब डेवलपमेंट का सिद्धांत है। उदाहरण में अक्षर पहले पहचानना, फिर शब्द बनाएगा, फिर वाक्य बनाएगा, फिर अर्थ समझना। तो सामान्य से विशेष की ओर हो रहा है। विकास की गति सभी बच्चों में एक समान नहीं होती है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्या जो है बाल विकास में सभी बालक की विकास की गति एक समान होती है, हाँ या नहीं, कभी 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 नहीं, ऐसे ऑप्शन देगा। तो आपको ये समझना होगा, इसे आप जो है ऑब्जर्वेशन के माध्यम से भी समझ सकते हैं। जो दो छोटे बालक को देखिएगा, कोई बालक क्या करे लगेगा, जल्दी चलने लगेगा, तो कोई जल्दी बोलने लग रहा है। तो क्यों हो रहा है? ये व्यक्तिगत अंतर के ही तो कारण हो रहा है, भिन्नता के कारण। उदाहरण में कोई बच्चा जो है गणित में अच्छा हो सकता है लेकिन भाषा में अधिक समय लेगा। कोई बालक भाषा में अधिक समय जल्दी कर ले रहा है, गणित में अधिक समय ले रहा है। ये व्यक्तिगत भिन्नता है। तो शिक्षक को कभी भी जो है बालक को लेबलिंग नहीं करना चाहिए और जो है तुलना नहीं करना चाहिए। हम जान रहे हैं कि सभी का सीखने की गति अलग है, सभी की क्षमताएं अलग है, तो तुलना क्यों करना, ये इम्पोर्टेंट है। अगला है विकास में विभिन्न पक्ष परस्पर संबंधित होते हैं। अब समझिए बातों को, सब एक दूसरे के दोस्त हैं। यही तो डब्बा में सब है, शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, भाषाइक, नैतिक। तो ये तमाम जो डब्बा में आप देख रहे हैं चीज़ें, परिवर्तने, वो सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, को रिलेटेड हैं। कैसे हैं? हम ये चीज़ बात सुनते आ रहे हैं कि स्वस्थ मन में स्वस्थ दिमाग का विकास होता है, शरीर का विकास होता है। क्यों हो रहा है ऐसा? क्यों आखिरकार कह रहे हैं कि ये चीज़ हो रहा है? क्योंकि एक दूसरे से रिलेटेड है। जैसे हम यहाँ साधारण से एग्जाम्पल से समझेंगे। एक सामान्य बालक है, ठीक बात है, जो स्वस्थ है पूरा, उसे हम अगर अधिगम कराएंगे, उसका संज्ञानात्मक और भाषाइक विकास को बढ़ाएंगे, तो क्या होगा? वो जल्दी चीज़ों को सीखेगा, पकड़ेगा। लेकिन वहीं पर एक ऐसा बालक है जो सामान्यतः क्या होता है, बीमार रहता है, तो उसकी संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास में बाधाएं उत्पन्न होगी। यानी दोनों एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं। बिल्कुल बात सही है। तो अब आगे बढ़ जाएंगे। संवेगात्मक तनाव बच्चों के सीखने और ध्यान को प्रभावित कर सकता है। यानी जो संवेग का विकास है वो क्या करेगा, संवेग पर अगर बालक नहीं कंट्रोल करेगा तो सीखने को और उसके ध्यान को प्रॉब्लम में ला सकता है। अगला है विकास पर वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का प्रभाव होता है। किसी भी बालक का विकास वंशानुक्रम और वातावरण के अंतःक्रिया से होता है, यानी दोनों का योगदान है। आइए समझे दोनों को क्या है। वंशानुक्रम आपके पूर्वजों, माता पिता से प्राप्त विशेष जैविक विशेषताएं हैं। जैसे आपका आँख का जो रंग होता है ये वंशानुक्रम का ही प्रमाण है। और भी बहुत सारे चीज़ हैं, लेकिन हम ऐसे बता दिए अलग करके उसको, क्योंकि कभी कभार प्रश्न पूछता है। तो आपका जो है इंटेलिजेंस, IQ लेवल, ये सब भी सब चीज़ पर प्रभाव डालता है वंशानुक्रम, जिसे हम लोग हेरिडिटी कहते हैं। उसी तरह एक और जो है कारक है जो प्रभाव डालता है आपके डेवलपमेंट पर, सभी व्यक्ति के डेवलपमेंट पर, वातावरण है, जिसमें आपका परिवार कैसे हैं, विद्यालय, आपका मित्र समूह, आपका संस्कृति, आपका खान पान यानी आप भोजन कैसे लेते हैं, आपका सामाजिक अनुभव, ये तमाम चीज़ें जो देख रहे हैं ये भी बालक के विकास को प्रभावित करता है। बात ठीक है? जब बात ठीक है तो आधुनिक दृष्टिकोण में बच्चे का विकास वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। पहले ये चीज़ें माने जाता था, पहले ये विवाद बना हुआ था, जो है क्या कहते हैं, शिक्षाविदों में बहुत सारे लोग कहते थे नहीं, जो बालक का विकास है वो वंशानुक्रम पर निर्भर करता है, यानी हेरिडिटी पर, जो जन्मजात गुण है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे मानते थे नहीं, ऐसा नहीं है, वो जो है वातावरण पर निर्भर करता है, इन्वायरमेंट पर। तो विवाद चल रहा था दोनों के बीच, लेकिन ये सुलह हुआ और ये कहा गया जो आधुनिक दृष्टिकोण है उसमें कि वंशानुक्रम और वातावरण दोनों के अंतःक्रिया से आपको जो है बालक का विकास होता है। तो ये जब आपने समझा तो आगे बढ़ेंगे। विकास जो है, विकास भी
विकास पूर्वानुमेय भी है और व्यक्तिगत भी। यानी कि हम विकास को पहले से कुछ हद तक अनुमान लगा सकते हैं कि डेवलपमेंट ऐसे होगा। बिल्कुल बात है, कैसे लगाएंगे आइए समझें। यानी हम कह सकते हैं विकास सामान्य क्रम अनुमानित किया जा सकता है। विकास का जो सामान्य क्रम होता है, सीक्वेंस, उसे अनुमानित हम लगा सकते हैं, अनुमान कर सकते हैं कि डेवलपमेंट बालक का ऐसा होगा। लेकिन प्रत्येक बच्चे की उपलब्धि की गति और समय अलग अलग हो सकती है। ठीक बात है। हम ये मान रहे हैं, पूर्व अनुमान लगा लिए कि बालक पहले क्या करेगा, बैठना सीखेगा, फिर खड़ा होना सीखेगा, फिर चलना सीखेगा। तो ये पहले से हम अनुमान लगा चुके, पूर्व अनुमान है मेरा मतलब कि ये जो है विकास को लेकर। ठीक बात है। दूसरी बात ये कह रहा है कि व्यक्तिगत इसमें भिन्नता हो सकती है। वो बैठेगा तो जरूर, पहले बैठेगा ही, लेकिन हो सकता है कि 2 महीना बाद बैठना चालू करे, 2 महीना बाद चलना चालू करे, 2 महीना पहले कर दे। तो ये क्या हो रहा है, ये बता रहा है कि गति अलग होगी, लेकिन हम इसका अनुमान लगाएंगे, बेहतर है। आइए समझते हैं अब। विकास में परिपक्वता और अधिगम दोनों की भूमिका है। ठीक बात है। विकास हम जान रहे हैं कि होलिस्टिक प्रक्रिया है। कैसा है, होलिस्टिक प्रोसेस है, जिसमें सभी चीज़ बालक के शामिल होते हैं, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, नैतिक, सामाजिक, संज्ञानात्मक, तमाम चीज़ें। तो जब ये तमाम चीज़ें हैं तो उसमें अधिगम भी तो शामिल होगा। अधिगम के ही माध्यम से अपने संज्ञान में तो आप परिवर्तन ला रहे हैं दिमाग में, तो संज्ञानात्मक विकास अधिगम से हो रहा है या नहीं हो रहा है, हो रहा है। तो विकास पर प्रभाव डालेगा कि नहीं डालेगा। दूसरा है मैच्योरेशन यानी परिपक्वता। जैसे एक छोटा बच्चा को हम क्या कहें कि तुम पैराग्राफ लिख के आओ, तो वो लिख पाएगा, नहीं लिख पाएगा, क्योंकि उसका मैच्योरेशन उस लेवल का नहीं हुआ है, परिपक्वता नहीं आया है। जब परिपक्वता आ जाएगा तो हूबहू क्या हो जाएगा, डेवलपमेंट हो जाएगा उसका और अधिगम को कर लेगा। तो ये बेहतर है। इससे रिलेट करके आगे के सिलेबस में दिया गया, अपलोड कर चुके हैं हम, उसको देखिएगा। परिपक्वता जो है, मैच्योरेशन जो है, जैविक रूप से विकसित होने वाली प्रक्रिया है, और अधिगम जो है अनुभव और अभ्यास से होने वाले आपके व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन है। उदाहरण में बच्चे पहले चलने के लिए शारीरिक रूप से तैयार होना परिपक्वता से जुड़ा है, चलने के लिए वो शारीरिक रूप से तैयार हो रहा है, जबकि चलने का अभ्यास अधिगम और अनुभव से जुड़ा है। सब तीनों रिलेट है। अगला है कि विकास में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती है। बिल्कुल होगी, कैसे होगी आइए समझेंगे। व्यक्तिगत भिन्नताएं, तो विकास में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती है। कोई भी बालक का जब डेवलपमेंट होता है, उसका शारीरिक विकास हो चाहे भावनात्मक, नैतिक, तमाम चीज़ें जो विकास के क्षेत्र के अंतर्गत आता है, उसमें परिवर्तन हो रहा है, तो हर एक व्यक्ति में भिन्नताएं आपको नज़र आ जाती है। तो चलिए भिन्नताओं को देखते हैं। हर एक बच्चा की क्षमता ठीक है, किसी का कैपेसिटी अलग है। क्या करता है कि कोई बालक जो है प्रश्नों को बहुत जल्दी सॉल्व कर लेता है, किसी को समय लग रहा है। कोई अलग सब्जेक्ट में तेज है तो कोई अलग सब्जेक्ट में तेज है। क्षमताएं अलग अलग हैं बालक के, ये ध्यान रखना है। रुचि अलग अलग है। हो सकता है आप गणित पढ़ते होंगे, आपका दोस्त कला को पढ़ता होगा। अनुभव और सीखने की गति अलग हो सकती है, ध्यान रखना है। तो ये जब अलग अलग जो है गतियां हैं सीखने का, तो शिक्षक क्या करेगा, इसमें एक तरह से पढ़ाएगा नहीं। जब बालक अलग तरीका से सीखेगा तो उसको अलग अलग शिक्षण विधियों का उपयोग करके तो पढ़ाएगा। शिक्षक का कार्य है एक ही पैमाने से सभी बच्चों को नहीं आंकना, ये ध्यान रखना है। एक ही तराजू पर सभी बच्चों को नहीं तौलना है। आइए अब अगला भाग आता है विकास की दिशाएं, यानी विकास कैसे होता है। हो सकता है कि पहले मूड़ी का विकास हो जाए, फिर शरीर का हुए, फिर पैर का हुए। तो ये क्या है, या पहले पैर का हो जाए, फिर आपको जो है शरीर का हुए, फिर मस्तिष्क का हो। तो विकास की दिशाएं कैसी होती है, इससे प्रश्न पूछता है, तो देखेंगे इसको भी। पहला है कि विकास शीर्ष से पैर की ओर होता है, यानी कि सर से पाँव की ओर होता है। इसे समझने के लिए आसानी से समझेंगे आप। छोटा बालक को जब आप देखते हैं, छोटे से बच्चे को देखते हैं, तो वो चल नहीं पाता है, संभवतः वो बैठता सही ढंग से नहीं है शुरू, लेकिन मस्तिष्क अपने दिमाग और मूड़ी को कंट्रोल किए हुए रहता है। तो जब मस्तिष्क को कंट्रोल किए हुए है,
तो हम ये अनुमान लगाएंगे कि उसका दिमाग का विकास पहले हो चुका है। ठीक बात है। फिर अगर वो बैठना सीख रहा है तो उसका शरीर का विकास हो रहा है। फिर बालक खड़ा होना सीख रहा है या चलना सीख रहा है तो उसका पैर का विकास हो रहा है। तो ये हमें क्या बता रही है? ये इशारा कर रही है कि बालक का डेवलपमेंट सर से पाँव की ओर हो रहा है। इतना बात आपने समझा। तो अब देखते हैं, और यही सर से पाँव की ओर जो डेवलपमेंट होता है इसी को कहते हैं सेफोकोडल। बस बात क्लियर है। यानी कि विकास सामान्यतः शरीर के ऊपरी भाग से निचली भाग की ओर होता है। बच्चा पहले सिर फिर गर्दन पर नियंत्रित प्राप्त करता है, सिर या गर्दन, और बाद में पैरों पर। दूसरा एक और होता है विकास। देखिए, जब छोटे बच्चों को आप कोई सामान धराइएगा तो पूरा हाथ से अकवारेगा, उसको नहीं पकड़ पाएगा उंगलियों से। तो क्या हो रहा है? ये चीज़ हमें बता रही है कि अंदर की चीज़ें पहले डेवलपमेंट हो गई है, फिर उंगलियों पर लास्ट में वो कंट्रोल करता है। तो अंदर से बाहर की ओर विकास हो रहा है, जिसे हम लोग प्रोक्सिमोडिस्टल कहते हैं। बस इतनी सी बात है। विकास जो है शरीर के केंद्र से बाहरी अंगों की ओर बढ़ता है। कंधे और बाह पर नियंत्रण के बाद हाथ पर और उंगलियों पर नियंत्रित करता है कोई भी बालक। अब अगला भाग आता है बाल विकास की अवस्थाएं। यहाँ से प्रश्न बनते हैं तो इम्पोर्टेंट है। अवस्था का मतलब क्या हो गया? उसका एज कह सकते हैं कि अलग अलग अवस्थाओं में हम उन्हें बांट रहे हैं। 0 से 2, 2 से 7, 7 से 11, 11 प्लस। तो ये क्या है? अवस्थाओं में हम बांट रहे हैं बालकों को कि इन अवस्थाओं से विकास होता है। और जो है हर एक अवस्थाओं की अपनी विशेषता है। तो उन्हीं विशेषताओं को देखेंगे। अलग अलग मनोवैज्ञानिक द्वारा आवश्यकताओं की सीमाएं कुछ अलग अलग बताई जा सकती है। अब कुछ इसमें शिक्षाविद आए जो अलग अलग आयु वर्ग में बताए हैं विशेषताओं को। परीक्षा में दिए गए वर्गीकरण को ध्यान से पढ़ना चाहिए। एक सामान्य शैक्षिक वर्गीकरण ये है जो लगभग सभी के लिए मान्य है। शैशवावस्था 0 से 2 वर्ष तक के बालक होते हैं। इसकी विशेषता ये होती है कि शैशवावस्था में तेज़ी से शारीरिक विकास होगा। छोटे बच्चों को देखिएगा, 0 से 2 साल का जो है वो उसका शारीरिक विकास बहुत तेज होगा। इंद्रियों और मोटर अनुभव महत्वपूर्ण है। इंद्रियों के माध्यम से वो चीज़ों को सीखता है, अनुभव करता है। और लगाव का विकास होगा, क्योंकि वो लगाव का इसलिए होगा क्योंकि वो पेरेंट्स पर ही पूरा निर्भर है। भाषा की नींव, यहाँ से कुछ कुछ बालक चीज़ें बोलने लगता है, जैसे आवाज़ निकालने लगेगा। वस्तु और वातावरण की खोज है यहाँ पर। दूसरा आता है प्रारंभिक बाल अवस्था। 2 से 6 वर्ष के बालक हैं इसमें। अब देखते हैं, जैसे ही 2 वर्ष के बालक हो गए, उससे ऊपर जाएंगे तो उनके अंदर भाषायिक विकास होने लगेगी। यानी वो बोलना सीख लेंगे, लिखना सीखना शुरू करेंगे, बोलना, लिखना, सुनना, पढ़ना इत्यादि काम स्टार्ट करेंगे। भाषायिक विकास तेज़ी से होगी। वो कल्पना करने लगेंगे, अपने अपने जो है स्टोरी बनाने लगेंगे। जिज्ञासा उनके अंदर होगा। खेल का अत्यधिक महत्व होगा। खेल खेल के माध्यम में यहाँ पर प्रारंभिक बाल अवस्था में शिक्षा भी दिया जाता है, तो खेल का महत्व है। आत्मनिर्भरता का विकास होगा। 0 से 2 वर्ष के जो बालक थे प्रारंभिक बाल अवस्था, वो पूरी पेरेंट्स पर निर्भर थे, लेकिन यहाँ पर आत्मनिर्भरता का विकास होता है। सामाजिक संपर्क जो है यहाँ पर बढ़ने लगता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के फाउंडेशनल स्टेज से विशेष संबंध है। अभी हम उसको भी देखेंगे आगे। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, फाउंडेशनल स्टेज को लेकर विशेष बात कहती है, वो देखेंगे। अगला अवस्था आता है मध्य बाल अवस्था, जो 6 से 11 वर्ष के बालक हैं। 6 से 11 वर्ष के बालकों को आप देखिएगा तो वो तर्क करने लगेंगे, विद्यालय जाना शुरुआत कर देते हैं और साथियों के साथ का प्रभाव बढ़ता है। नियम और सहयोग की समझ होती है। पढ़ने लिखने तथा गणितीय कौशल का विकास होता है। अगला है किशोरावस्था 11 से 18 के आसपास। तीव्र शारीरिक परिवर्तन, अमूर्त और आलोचनात्मक चिंतन विकसित होगा। यानी कि बालक क्या करने लगेगा, उसके सही गलत पहलुओं को जो है अपने तर्क और अनुभव के माध्यम से सॉल्व करने की कोशिश करेगा। पहचान और आत्म अवधारणा
साथियों का प्रभाव बढ़ता है। किस अवस्था में? ये क्वेश्चन पूछेगा। किशोरावस्था। स्व नियंत्रण लेने की इच्छा, संवेग में उतार चढ़ाव। सभी बच्चे किशोरावस्था की शुरुआत और जो है अनुभव बिल्कुल समान नहीं होते हैं, अलग अलग हो सकते हैं। अगला एक मनोवैज्ञानिक आए हैं प्याजे, वो भी बाल विकास को लेकर अवस्थाओं में बांटे हैं इनको, और अलग अलग अवस्थाओं को अलग अलग जो है इन्होंने रूप में व्यक्त किया है। आइए देखते हैं। प्याजे के अनुसार जो है यहाँ पर देख लेते हैं अवस्थाएं कौन कौन से हैं। 4 अवस्था की बात करते हैं ये, तो 4 अवस्था की बात करते हैं। प्याजे के अनुसार इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। अलग अलग अवस्थाओं से होकर बालक का डेवलपमेंट होता है, ये बोले हैं। बच्चा अपने अनुभव और वातावरण के साथ सक्रिय रूप से अंतःक्रिया करके ज्ञान का निर्माण करते हैं। तो इन्होंने इनका पहला अवस्था है संवेदी गामक अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज, जो जन्म से लेकर 2 वर्ष की अवस्था है। इस अवस्था में बच्चा मुख्यतः इंद्रियों और शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से दुनिया को समझता है। जैसे बालक क्या करेगा? इंद्रियों के माध्यम से, आपका आँख हो गया, कान हो गया, हाथ हो गया, ये क्या है? इंद्रियों के माध्यम से जो है बालक संसार को समझ रहा है, देख रहा है, जान रहा है। तो पहला क्या करेगा? देख कर चीज़ों को पहचानेगा, अनुभव करेगा, सुनेगा, छूने से जो है उनको पता चलेगा। तो ये चीज़ें हैं। शारीरिक गतिविधियाँ के माध्यम से अनुभव प्राप्त करना, वस्तुओं के साथ प्रयोग करना, धीरे धीरे वस्तु अस्थायित्व यानी ऑब्जेक्ट परमानेंस की समझ विकसित करना। जैसे उदाहरण में समझिए, माँ खिलौने को कपड़े के पीछे छुपा देती है, बच्चा खिलौना दिखाई ना देने पर भी उसे खोजने लगता है। ये संवेदी गामक अवस्था का उदाहरण है। दूसरा देखें तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज है ये ध्यान रखना है, जो कि 2 से 7 वर्ष तक का होता है। और इस अवस्था में बच्चे भाषा और प्रतीकात्मक सोच तेजी से विकसित होती है। जो है बालक के अंदर भाषा का विकास होगा, प्रतीकों का प्रयोग, कल्पना और ईगोसेंट्रिज्म इनमें होगा। एक ही विशेषता पर ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति को कहते हैं सेंट्रेशन यानी केंद्रित इसके अंदर होगा। तार्किक संक्रियाओं की क्षमता अभी सीमित रहती है। बच्चा गुणियों को वास्तविक व्यक्ति की तरह मानकर उसे बातचीत करता है। तो ये क्या हो रहा है? एक तरह का ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का जो है उदाहरण है। फिर आता है मूढ़ संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 7 से 11 वर्ष तक का है। इस अवस्था में बच्चे ठोस वस्तुएं और वास्तविक परिस्थितियों के आधार पर तार्किक ढंग से सोचने लगता है, तर्क करने लगता है। मूढ़ संक्रियात्मक अवस्था में सबसे विशेषता ये है, तार्किक चिंतन, संरक्षण की समझ हो जाती है, क्लासिफिकेशन करने लगेगा, क्रमबद्ध करने लगेगा, प्रतिवर्ती चिंतन करने लगेगा, वास्तविक और ठोस उदाहरणों को बेहतर समझने लगेगा। बच्चा समझ सकता है कि समान मात्रा का पानी अलग आकार में गिलास में डालने पर उसकी मात्रा नहीं बदलती है। ये अवस्था है मूढ़ संक्रियात्मक अवस्था। लेकिन बालक जब ये नहीं समझ पाता है कि बड़े गिलास में और छोटे गिलास में पानी की मात्रा समान है, तो ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की उदाहरण है। तो ये दोनों समझें आप। आगे बढ़ते हैं। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 11 वर्ष या इससे बाद के बालक होते हैं। इस अवस्था में अमूर्त चिंतन, तार्किक परिकल्पना चिंतन करने की सक्षमता होती है। मुख्य विशेषता है अमूर्त चिंतन, तार्किक एवं व्यवस्थित चिंतन, परिकल्पनाओं का विचार, समस्या समाधान, विभिन्न संभावनाओं की तुलना कर लेना और आलोचनात्मक चिंतन करना, क्रिटिकल थिंकिंग करना किस अवस्था की जो है विशेषता है। तो ये आपको औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। जैसे उदाहरण में समझेंगे, बच्चा केवल यह नहीं सोचता कि यदि पौधे को पानी मिलेगा तो वह बढ़ेगा, बल्कि यह भी विचार कर सकता है कि पानी की अलग अलग मात्रा, प्रकाश और मिट्टी और पौधे की वृद्धि को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। तो अमूर्त चिंतन करने लगा है। ये औपचारिक अवस्था थी। प्याजे की 4 अवस्थाओं एक नज़र में देखते हैं। 0 से 2 संवेदी गामक, इंद्रियों के माध्यम से सीखना, मोटर अनुभव। 2 से 7 पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, भाषा, प्रतीकात्मक सोच, ईगोसेंट्रिज्म। 7 से 11 मूढ़ संक्रियात्मक, ठोस वस्तुओं पर तार्किक चिंतन, संरक्षण। 11 प्लस औपचारिक संक्रियात्मक, जो कि अमूर्त, परिकल्पना, तार्किक चिंतन। याद रखें, संवेदी, पूर्व, मूर्त और औपचारिक। ये इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रखना है।
तो आपको जो एक चीज़ जान लीजिए कि पियाजे के जो प्रश्न आते हैं में आयु याद ना करें, अवस्था की विशेषता उदाहरण ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ध्यान रखना, आयु भी ऐसे संज्ञान में रखिएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये सब अवस्था पियाजे के देखें। अब आते हैं शिक्षक के लिए इसका महत्व क्या है। जब हम एक टीचर क्या करता है, अवस्थाओं को देखता है, अवस्थाओं के अकॉर्डिंग ये समझ लेता है कि बालक अभी क्या चीज़ें कर सकता है, तो उसी अनुरूप तो उसे शिक्षा देगा। तो शिक्षक के लिए महत्व ये है कि बाल विकास के सिद्धांत शिक्षक को बताते हैं कि सभी बच्चे एक समान गति से नहीं सीखते। बच्चे का विकासात्मक अवस्था के अनुरूप उसे काम देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बालक जो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में है और उसे औपचारिक अवस्था के क्वेश्चन दे रहे हैं तो वो नहीं कर पाएगा। अनुभव आधारित शिक्षण कराना चाहिए। खेल और गतिविधि को महत्व देना चाहिए। बच्चे की तुलना दूसरे बच्चे से नहीं करना चाहिए। केवल रटने पर आधारित शिक्षण पर्याप्त नहीं है। सामाजिक एवं सहयोगात्मक आवश्यकताओं का भी ध्यान रखना चाहिए। अगला पार्ट आता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और बाल विकास। ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति ये कहता है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संरचना से क्वेश्चन पूछा जाता है तो संरचना याद रखिएगा, 1 नंबर काम बनेगा। अलग अलग विषयों में ये पूछ सकता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की संरचना है 53-34। शुरुआती 5 साल, फिर 3 साल, फिर 3 साल, फिर 4 साल। ये आपको 53-34 वाला फॉर्मूला याद रखना होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 विद्यालय शिक्षा को 4 चरणों में विभाजित करता है। पहला है फाउंडेशनल स्टेज जो कि 5 वर्ष का होता है। ये ध्यान रखना है। 3 वर्ष आंगनबाड़ी या प्री स्कूल या बाल वाटिका में बालक पढ़ता है और क्लास 1-2 में यहाँ पर रहता है। किसमें? फाउंडेशनल स्टेज में। लगभग 3 से 8 वर्ष के बालक होते हैं इसमें। यहाँ पर खेल आधारित शिक्षा दिया जाता है, गतिविधि आधारित, कहानी, कला और संगीत। भाषा का विकास होगा और प्रारंभिक संरक्षण का जो है संख्या ज्ञान दिया जाएगा। प्रारंभिक साक्षरता का संख्या ज्ञान दे दिया जाएगा, 1-2 इत्यादि। ये चीज़ें आपको नज़र आ जाता है फाउंडेशनल स्टेज में। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति का चरण है। 4 चरण की बात होगी। अब देखते हैं अगला चरण। अब अगला चरण की हम बात करते हैं दोस्तों। तो फाउंडेशनल के बाद आता है प्रीपर्टी स्टेज जो कि 3 साल के आता है। 53 मतलब 5 तो ख़त्म किए, दूसरा 3 आता है तो ये 3 साल वाला है। प्रीपर्टी स्टेज में ये होता है कि लगभग यहाँ पर जो है कक्षा 3 से 5 क्लास के बालक होते हैं। उनकी आयु वर्ग रहती है लगभग 8 से 11 वर्ष। यहाँ पर बात होता है खोज आधारित अधिगम, गतिविधि, अनुभव आधारित सीखना, विषयों की अधिक व्यवस्थित समझ। फिर आता है मिडिल स्टेज जो कि 3 वर्ष का है। 6 से 8 वर्ष क्लास के बालक होंगे, 11 से 14 वर्ष के बालक होंगे। यानी यहाँ पर विषय आधारित शिक्षण, अमूर्त अवधारणाओं की ओर बढ़ना, आलोचनात्मक चिंतन और अनुभव एवं गतिविधियों का उपयोग नज़र आ जाता है। अगला है सेकेंडरी स्टेज जो कि 4 वर्ष है। 53-34 लास्ट का 4 वर्ष जो कि 9 से 12 क्लास के बच्चे होंगे, 14 से 18 वर्ष के लगभग बालक। यहाँ पर क्या होता है, विषय की गहनता बढ़ जाती है। आप देखते होंगे 9, 10, 11, 12 का बुक जो पुस्तकें रहती है उसमें गहन जानकारियाँ दी रहती है। आलोचनात्मक सोच करेगा बालक, विषय में अत्यधिक लचीलापन होगा, अपने अकॉर्डिंग विषय चूज करेगा, बहुविषयक दृष्टिकोण होगा। अब सिलेबस में ये जो टॉपिक में दिया गया था NCFS और बाल विकास। FS मतलब होता है फाउंडेशनल स्टेज, यानी कि जो शुरुआती क्लास के बालक हैं फाउंडेशनल स्टेज के, वो जो है उनके लिए कैसा करिकुलम होगा, सिलेबस कैसा होगा, करिकुलम फ्रेमवर्क कैसा होगा, वो कैसे सीखेंगे, उसको लेकर जो है ये बात करता है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या। ये ध्यान रखना है। तो NCFS का फुल फॉर्म है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर फाउंडेशनल स्टेज जो कि 3 से 8 वर्ष के बालक होते हैं। यहाँ पर राष्ट्रीय पाठ्यचर्या का ये कहता है कि इनको खेल खेल में शिक्षा देना चाहिए, कला और रचनात्मक गतिविधि कराना चाहिए, कहानी, बातचीत, गतिविधि आधारित, शारीरिक गतिविधियाँ, भाषा एवं संचार, प्रारंभिक संख्यात्मक ज्ञान, सामाजिक संवेगात्मक विकास इत्यादि शामिल है। महत्वपूर्ण अगर हम इसकी बात कर लें, महत्वपूर्ण विचार तो क्या है,
बच्चा सीखने का जो है सक्रिय सहभागी होगा, यानी इसका मेन ये विचार है कि बच्चा क्या करेगा, कंस्ट्रक्टिज्म पर अब एजुकेशन चल रहा है, रचनावाद पर। यानी रचनावाद ये कहता है कि बालक को किसी चीज़ को सीखना है तो वो खुद करके सीखेगा, अपने अनुभव और अभ्यास के माध्यम से सीखेगा। तो शिक्षक केवल व्याख्यान यहाँ नहीं देगा, बल्कि बच्चा को सुविधा दाता के रूप में भूमिका निभाएगा, फैसिलिटर। ये है। अब अगला है NCFSE और बाल केंद्रित जो है बाल विकास। AC मतलब स्कूल एजुकेशन हो गया। अब हमने देखा फाउंडेशनल जो है स्टेज के लिए, जिसमें क्या था कि छोटे बच्चे थे, क्लास 1-2 वाले थे, तो उनको अलग तरीक़ा से पढ़ाया गया। लेकिन स्कूल एजुकेशन को लेकर क्या कहता है पाठ्यचर्या, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन, यह विद्यालय शिक्षा में समग्र अनुभवात्मक दक्षता आधारित बाल केंद्रित अधिगम पर जोर देता है। ये मुख्य बातें ये कहता है कि ज्ञान, कौशल और मूल्य के विकास, जो है खोज और जिज्ञासा, आलोचनात्मक चिंतन, दक्षता आधारित अधिगम, सहयोगात्मक अधिगम, कला और अन्य क्षेत्रों का समावेशन और विविध प्रकार का आकलन। अब हम तीनों को रिलेट करते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, NCFS और NCFSE के दृष्टिकोण को एक साथ साझा करेंगे, एक साथ मिलाएंगे तो हम निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि ये तीनों चीज़ बात करती है बाल केंद्रित शिक्षा पर, यानी बालक को केंद्र में रखेगा, बालक के क्षमता, रुचि, आवश्यकता के अनुसार शिक्षा दिया जाएगा। दूसरा है समग्र विकास पर, बालक का सब तमाम जो है डेवलपमेंट हो, चाहे उसका जो है शारीरिक विकास, भावनात्मक, संज्ञानात्मक, नैतिक, तमाम चीज़ें। अनुभवात्मक अधिगम हो, गतिविधि आधारित और खेल आधारित शिक्षा पर जोर देता है। दक्षता का विकास, यानी कि जो बालक सीख रहा है उसे अपने जीवन में उपयोग कर पा रहा है या नहीं। समावेशी शिक्षा पर जोर देता है, जहाँ सभी तरह के बालक एक साथ पढ़ते हैं, चाहे वो सामान्य बालक हो, चाहे विशिष्ट बालक हो, चाहे दिव्यांग बालक हो, किसी भी पृष्ठभूमि से आ रहा हो, तो एक साथ जब पढ़ रहा हो। समावेशी शिक्षा और सतत आकलन, यानी कि कंटिन्यूअस मूल्यांकन पर जोर देता है, यानी सालों भर बालक का आकलन होते रहेगा कि बालक ने क्या सीखा और कहाँ दिक्कत आ रही है। ये बेहतर है। बच्चा को जो है केवल ज्ञान का जो है प्राप्त करता नहीं, बल्कि सीखने की प्रक्रिया का सक्रिय भागीदारी मानना चाहिए। अब आते हैं वन लाइनर। विकास एक निरंतर प्रक्रिया है। विकास मुख्यतः मात्रात्मक है, वृद्धि विकास गुणात्मक मात्रात्मक दोनों है, सब बता चुके हैं। विकास सामान्यतः क्रमबद्ध है। सभी बच्चों के विकास की गति अलग होती है, एक समान नहीं होती है। विकास के विभिन्न क्षेत्र परस्पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। शारीरिक विकास मानसिक के साथ जुड़ा है, तो ये क्या है, जुड़े हुए। विकास पर वंशानुक्रम, वातावरण का प्रभाव है। विकास सामान्य से विशेष की ओर होगा, सरल से जटिल की ओर होगा, सिर से पांव की ओर होगा तो सेफोकोडल, अंदर से शरीर के अंदर भाग से बाहर की ओर होगा प्रोक्सिमोडिस्टल। परिपक्वता जैविक विकास से संबंधित है। अधिगम अनुभव अभ्यास से प्रभावित होता है। शैशवावस्था में मोटर और संवेदी अनुभव होते हैं। प्रारंभिक बाल अवस्था में खेल अत्यंत महत्वपूर्ण है। किशोरावस्था में अमूर्त चिंतन का विकास होता है। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण बताए हैं। 0 से 2 वर्ष संवेदी, 2 से 7 वर्ष पूर्व संक्रियात्मक, 7 से 11 मूर्त और 11+ औपचारिक। NEP 2020 की संरचना है 53-34। पहला 5 साल फाउंडेशनल स्टेज, 3 से 8 वर्ष तक के बालक। खेल खेल में शिक्षा, ये ध्यान रखना है। फाउंडेशनल स्टेज में खेल आधारित अधिगम। NEP 2020 में फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी पर विशेष जोर दिया गया है। NCFS फाउंडेशनल स्टेज के लिए पाठ्यचर्या की रूपरेखा है। जो है यहाँ पर बाल विकास को केवल शारीरिक विकास तक सीमित नहीं किया जा सकता है। शिक्षक को व्यक्तिगत भिन्नताओं का सम्मान करना चाहिए। NCFSE दक्षता आधारित एवं अनुभवात्मक अधिगम को महत्व देता है। प्रभावी शिक्षक के लिए बच्चे का विकासात्मक अवस्था और जो है विकासात्मक अवस्था एवं आवश्यकताओं को समझना चाहिए। अवस्था के अनुसार ही उसे देना चाहिए काम, जिस अवस्था में है। अगला अब हम MCQ पर आते हैं। कह रहा है कि विकास की सबसे उपयुक्त विशेषता कौन सा है, तो निरंतर और क्रमिक। विकास व्यक्ति के विभिन्न पक्षों में होने वाले क्रमिक परिवर्तनों का निरंतर प्रक्रिया है। निम्न में से वृद्धि का उदाहरण है आपका ऊंचाई बढ़ना। जो है ऊंचाई बढ़ना मुख्यतः मात्रात्मक परिवर्तन है, इसलिए इसे वृद्धि में कहा जाता है। विकास सामान्यतः किस दिशा में होता है,
तो क्या है, जटिल से सरल, सामान्य से विशिष्ट में होगा, सरल से जटिल में होगा। तो प्रारंभिक जो है क्या है, प्रारंभिक व्यवहार सामान्य होते हैं, बाद में धीरे धीरे अधिक विशिष्ट और नियंत्रण हो जाता है। सेफोकोडल सिद्धांत किससे संबंधित है? तो सिर से पैर की ओर। सेफोकोडल जो है सिर और जो है सेफोलो सिर और कोडल जो है शरीर का निचला भाग, इसलिए सिर से पैर की ओर। अगला है प्रोक्सिमोडिस्टल, अंदर से बाहर की ओर, केंद्र से बाहर की ओर, शरीर के केंद्र से के निकट भाग से दूर स्थित अंगों को नियंत्रित करना। बच्चों के विकास की गति के बारे में कौन सा कथन सही है? तो सभी बच्चों की एक ही उम्र में समान उपलब्धि प्राप्त करता है, नहीं। सभी बच्चों की गति समान होती है, नहीं, व्यक्तिगत भिन्नताएं होती है। बच्चे की अपनी क्षमता, अनुभव, वातावरण और जैविक विशेषताओं के कारण अलग अलग गति से विकास होती है। पियाजे जो है 7 से 11 वर्ष की अवस्था को क्या कहा है? तो ये आपको कहा है मूढ़ संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था में बच्चे ठोस वस्तुएं और वास्तविक परिस्थिति के आधार पर तार्किक चिंतन करते हैं। वास्तविक स्थिति जो वो देख पा रहे हैं। पियाजे के जो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था लगभग जो है यहाँ पर क्या है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष है। 2 से 7 वर्ष में प्रतीकात्मक सोच विकसित होती है, लेकिन तार्किक सोच अभी भी पूरा विकसित नहीं होती है। तार्किक सोच होगी जो है 7 से 11 में मूढ़ संक्रियात्मक अवस्था में, और 11+ में अतार्किक चिंतन भी करने लगता है, अमूढ़ चिंतन। NEP 2020 विद्यालय की संरचना 53-34 है। पुरानी संरचना थी 10+2 वाला, वो ख़त्म होकर अब 53-34 हुई। फाउंडेशनल स्टेज की मुख्यतः जो है किस आयु वर्ग से संबंधित है? तो फाउंडेशनल स्टेज जो है आपको 3 से 8 वर्ष के है, ये ध्यान रखना है, जिसमें जो है प्री स्कूल और 1-2 क्लास में बालक होते हैं। अगला है फाउंडेशनल स्टेज में कौन सा दृष्टिकोण विशेष महत्व रखता है? खेल एवं गतिविधि आधारित शिक्षण। छोटे बच्चों के लिए खेल, गतिविधि, कहानी और अनुभव अधिगम को प्रभावी माध्यम है। बाल विकास के बारे में सही कथन है, बाल विकास वंशानुक्रम वातावरण दोनों से अंतःक्रिया से प्रभावित होते हैं। यदि बच्चा वस्तुओं को वर्गीकरण कर सकता है तो ठोस उदाहरणों पर तर्क करता है, तो वह किस अवस्था की विशेषता दिखा सकता है? क्या कर रहा है? यदि बच्चा वस्तुओं को वर्गीकरण कर सकता है, ठीक है, और ठोस उदाहरणों पर तर्क करता है, ठोस उदाहरण पर कह रहा है, जो उसके आंखों के सामने चीज़ें हैं, तो वह किस अवस्था में? तो ये मूढ़ संक्रियात्मक अवस्था है, सी ऑप्शन। मूढ़ संक्रियात्मक अवस्था में ठोस वस्तुओं पर तार्किक संचालन और क्षमता विकसित होती है। अगला, विकास के विभिन्न पक्ष एक दूसरे से जुड़े होते हैं, परस्पर संबंधित होते हैं। संवेगात्मक, सामाजिक, भाषायिक हो गया, शारीरिक विकास एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। एक शिक्षक को 2 बच्चों की तुलना करते समय क्या करना चाहिए? व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान रखना चाहिए, सी ऑप्शन। जो है बाल विकास में व्यक्तिगत भिन्नताएं स्वाभाविक है, इसलिए शिक्षक को बच्चों की प्रगति को उनके संदर्भ में देखना चाहिए। NCFFS का मुख्य संबंध किससे है? फाउंडेशनल स्टेज से संबंध है, शुरुआती शिक्षा से। NCF जो है FS फाउंडेशनल स्टेज के लिए पाठ्यचर्या और शिक्षण अधिगम को दिशा प्रदान करता है। अगला है कि NEP 2020 फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमेरेसी का महत्व क्यों है? तो प्रारंभिक स्तर पर जो है बालकों को पढ़ने, लिखने और संख्यात्मक नींव को मजबूत करने के लिए जोर देता है फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी पर। जो है प्रारंभिक साक्षरता एवं जो है संख्यात्मक ज्ञान आगे के सीखने को मजबूत या आधारशिला है। विकास के सिद्धांत को समझने का शिक्षक के लिए सबसे बड़ा लाभ क्या है? तो सभी बच्चों को एक जैसा पढ़ाना, ये तो समझने की कोई ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पर विकासात्मक अवस्थाओं के अनुरूप शिक्षण देना ये महत्वपूर्ण है। विकासात्मक स्तर समझने से जो है शिक्षक उपयुक्त गतिविधि, भाषा, उदाहरण और सहायता प्रदान कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, किशोरावस्था में सामान्यतः किस प्रकार की सोच विकसित होती है? तो अधिक अमूर्त और आलोचनात्मक चिंतन। किशोरावस्था में अमूर्त चिंतन, तर्क, काल्पनिक परिस्थिति, विचार, आलोचनात्मक सोच की क्षमता बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन, बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक की सबसे उपयुक्त भूमिका क्या है? सुविधादाता और मार्गदर्शक। जो है बाल केंद्रित जो है दृष्टिकोण में विद्यार्थी सक्रिय भूमिका निभाता है, शिक्षक सीखने की परिस्थितियां बनाता है, मार्गदर्शन का काम करता है, सहायता प्रदान करता है। तो ये इम्पोर्टेंट है। आप लोग जो है वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। सबसे महत्वपूर्ण कुछ ट्रिक आप देख लीजिए। विकास निरंतर होता है, क्रमबद्ध होता है, बहुयामी होता है, लेकिन हर एक बालक की विकास की गति अलग होती है, तो व्यक्तिगत भिन्नता होता है। सेफोकोडल सिर से पैर है, प्रोक्सिमोडिस्टल
केंद्र से बाहर है यानी अंदर से बाहर। प्याजे जो है 0 से 2 संवेदी, 2 से 7 पूर्व, 7 से 11 मूर्त, 11 प्लस औपचारिक। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की संरचना 53-34 है। पहला है फाउंडेशनल स्टेज 5 साल 3 से 8 वर्ष, जिसमें कि प्री स्कूल और 1-2 के बालक हैं। और फिर आता है यहाँ पर फाउंडेशनल स्टेज खेल गतिविधि, अनुभव, भाषा और प्रारंभिक साक्षरता ज्ञान देता है। हर बच्चा अलग है, इंडिविजुअल डिफरेंस है। अंतिम सार ये देख लीजिए कि बाल विकास को समझने का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत यह है कि बच्चा एक समग्र व्यक्ति है, उसका शारीरिक, संज्ञानात्मक, भाषाई, सामाजिक, संवेगात्मक, नैतिक विकास एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं NEP 2020, NCF-FS, NCF-SE को हमने अभी देखा, बाल विकास सिद्धांत, प्रिंसिपल, तमाम चीज़ें देखा। का व्यापक शैक्षिक दृष्टिकोण बच्चे को सक्रिय सहभागिता मानता है और सीखने को खेल गतिविधि, अनुभव, जिज्ञासा, खोज, दक्षता और समग्र विकास से जोड़ता है। JTET में जो है यहाँ पर बात कर ले, यदि प्रश्न आए कि सबसे उपयुक्त शिक्षक व्यवहार क्या होगा, तो सामान्यतः ऐसे विकल्पों को प्राथमिकता दे जिसमें बाल केंद्रित हो, व्यक्तिगत भिन्नताओं का सम्मान करे, गतिविधि एवं अनुभव आधारित हो, समावेशी हो, बच्चे को सक्रिय सहभागिता बनाए, रटने के बजाय दक्षता पर जोर दे और बच्चों के विकासात्मक अवस्थाओं के अनुकूल हो, उसके एज के अनुसार। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।